का शानदार आगाज, निफ्टी 190 अंक बढ़कर 16,350 के ऊपर बंद। बैंक निफ्टी में 500 अंकों से ज्यादा की बढ़त। आईटी, प्राइवेट बैंक और ऑटो शेयरों में अच्छी रफ्तार। इस हफ्ते निफ्टी, ऑटो और फाइनेंस सेक्टर इंडेक्स में 4% तक की तेजी। बाकी सभी सेक्टर्स में रही गिरावट। मेटल, ऑयल एंड गैस और रियल्टी सेक्टर में 3 से 9% तक की गिरावट। अगले हफ्ते निफ्टी से सन फार्मा के नतीजे। आईआरसीटीसी, नाटको फार्मा समेत 10 छोटी मझोली कंपनियां जारी करेंगी नतीजे। अगले हफ्ते कई देशों के मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आएंगे। भारत, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जारी करेंगे पीएमआई आंकड़े। 2 जून को होगी ओपेक प्लस देशों की बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार का एक चेक ले लेते हैं। हमारी सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मानसी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन कैसा रहा? पूरे हफ्ते के लिहाज से हमने ये बताया कहाँ क्या एक्शन देखा? बिल्कुल, तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और नई सीरीज का पहला सत्र काफी दमदार ट्रेड्स नजर आए। इंडेक्स की अगर बात करें, अच्छी तेजी के बीच निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स में क्लोजिंग ट्रेड्स नजर आए। बैंक निफ्टी के साथ ही मिड कैप, स्मॉल कैप स्पेस भी अच्छी तेजी के बीच ही परफॉर्म कर रहे थे। जब कारोबार क्लोज हुआ तब भी 35,600 के पास बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखी हमने और 16,352 के पास, जो कि हम अनुमान भी लगाकर चल रहे थे, 16,300 से 16,400 के लेवल्स, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स के तौर पर माना जा रहा है। इस दायरे में ही हमने ट्रेड्स देखे। इनफैक्ट अनुमान ये भी था कि 16,400 तक के लेवल्स भी क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन आने वाले हफ्ते के लिए एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 16,400 के लेवल्स होंगे जिस पर नजर रखनी होगी। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, हमने देखा कि इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा। ऑफकोर्स बैंकिंग स्पेस का दिन रहा। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स हर तरफ पॉजिटिव आते रहे, लेकिन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग जो है वो लगातार बाजार को काफी हद तक सपोर्ट करने का काम कर रहा है। निजी बैंक क्षेत्र हो चाहे सरकारी बैंक क्षेत्र हो, अच्छी तेजी के बीच वहां पर ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। ड्रैगर्स यानी कि कमजोरी वाले शेयर्स की अगर बात करें, रिलायंस आज परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ओएनजीसी का स्टॉक यहाँ पर लाल निशान के साथ ट्रेड्स थे। टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स, वहीं यहाँ पर अगर देखें पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में भी बिकवाली का दबाव भी देखने को मिला। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम, गोदरेज इंडस्ट्रीज और पेज इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स पर रिजल्ट बेस्ड इंपैक्ट थे जो कि नजर आए। डॉक्टर लाल पैथ, वर्लपूल, इंडिया मार्ट जैसे स्टॉक्स भी करीब 2 दिनों से करीब 9% तक की तेजी 2 ट्रेडिंग सेशंस में दिखा चुके हैं। तो क्लियरली मिड कैप स्पेस में भी काफी एक्शन दिखा। क्विकली अगर सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखें, हर सेक्टर हर पॉकेट में तेजी थी, लेकिन आउट परफॉर्मेंस आईटी स्पेस में थी। उसके ठीक पीछे एफएमसीजी स्पेस, फार्मास्यूटिकल, निजी बैंक क्षेत्र में अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज और आखिरी घंटों में फार्मा स्पेस ने भी काफी हद तक अच्छे लेवल्स दिखाए। क्लियरली एक अच्छा दिन रहा और हफ्ते की क्लोजिंग जो है काफी दमदार होती हुई दिखी। शुक्रिया इस पूरे मार्केट राउंडअप के लिए मानसी। लेकिन चलिए अब बात करेंगे हमारे आज के मेहमान से, जो बाजार की दशा और दिशा अगले हफ्ते के लिहाज से आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए समझाएंगे। हमारे साथ शेयर इंडिया के रवि सिंह है। रवि, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो हफ्ते का आखिरी दिन और साथ ही जून सत्र का आगाज, आप कैसे भापते हैं इसको? देखिए कविता जी, इस समय मार्केट जो है वो एक अच्छा डायरेक्शन यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है। और चूंकि एक्सपायरी के बाद जो शुरुआत हुई है वो काफी पॉजिटिव हुई है, चाहे डेरिवेटिव डेटा को यहाँ पर काउंटर करें या फिर आप फंडामेंटल स्टॉक्स की बात करें, टेक्निकल चार्ट्स में भी बॉटम आउट मार्केट में दिख रहा है। तो अगला हफ्ता जो है वो काफी हद तक पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा और पॉजिटिव ट्रेंड में जो लीडिंग सेक्टर होगा वो होगा बैंकिंग का। निफ्टी के टारगेट की बात करें तो जब तक निफ्टी अभी 16,400 के पास है, थोड़ा सा प्रेशर आपको जरूर देखने को मिलेगा 16,400 का, लेकिन अगर 16,400 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो अगला हफ्ता 16,750 तक की क्लोजिंग तक दिखा सकता है। तो बुलिशनेस आपको काफी ज्यादा दिखाई देगी। अब अगर बेयरिश सेगमेंट के हिसाब से जाते हैं तो ऑयल एंड गैस और एनर्जी सेक्टर पे थोड़ा सा निगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पर विंडफॉल टैक्स की बात की जा रही है। यूके में करीब 25% का विंडफॉल टैक्स लगता है, तो ये अगर कंपनियों को पास ऑन होता है तो उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आगे हफ्ते में भी ये इम्पैक्ट थोड़ा सा बना रहेगा और इंपॉर्टेंट डे होगा अगले हफ्ते का सैटरडे, जिसमें कि आरबीआई की पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मार्केट जो है वो बुलिश टोन अब आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। मेटल्स को लेकर आप क्या कहेंगे, जहां पर हमने देखा है कि गिरावट गहराई है?
देखिए, मेटल सेक्टर ने काफी ज्यादा एक करेक्शन दिखा चुका है। लगभग ओवरऑल देखें तो 25 से 28% तक की डाउनफॉल देखने को मिला है अभी तक। और अब यहाँ पर थोड़ा सा बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आप हिंडाल्को देखिए, टाटा स्टील देखिए, जिंदल पावर एंड स्टील देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए, मुझे लगता है कि जो कमोडिटी प्राइसेस है उसकी वजह से वो इम्पैक्ट अभी यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं से इसमें थोड़ी सी पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा। अगर पिक के हिसाब से जाते हैं और अगले हफ्ते अगर पिक की चॉइस करते हैं तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली ये काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, रिजल्ट काफी अच्छे दिए हैं और टेक्निकल चार्ट पे भी काफी सेल ऑफ देखने को मिल चुका है। तो अब जो कंसोलिडेशन जोन चल रहा है उसके बाद ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि आप इन दो काउंटर पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। चलिए, तो टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील पे आपको तवज्जो देने की सलाह दी जा रही है अगले हफ्ते की रणनीति के लिहाज से। लेकिन बाजार के जानकारों से हमने आज बात की, आज के कारोबारी सत्र में उनका क्या कहना है सुन लेते हैं। एम्बिट एसेट मैनेजमेंट के सीईओ सुशांत भंसाली का कहना है कि बाजार में कहीं भी डर का माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। हर कोई निवेश के नए मौके तलाश रहा है। कोई भी करेक्शन में खरीदारी के मौके को गंवाना नहीं चाहिए। जो हम एचएनआई इन्वेस्टर से अभी मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं, सो पैनिक तो कहीं पर भी नहीं है। आई थिंक जिस भी इन्वेस्टर्स और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर से हम मिल रहे हैं, हर जना यही सवाल पूछ रहा है कि अभी पैसा डाल दें क्या। एंड तकरीबन सबका यही व्यू है कि इंडिया इज गोइंग टू ग्रो एंड इस माहौल में अच्छे भाव जो मिले लगाने के लिए उस समय मौका छोड़ना नहीं चाहिए। आई थिंक काफी लोगों ने मौका छोड़ दिया था दो साल पहले, और जो 18 महीने की तेजी आई थी मार्च 2020 से लेके सितंबर 2021 तक, जब बाजार एकदम वन वे चला था, काफी लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मार्केट रियलिस्टिक है। बट जब अर्निंग ग्रोथ आई कंपनीज में 2021 ऑनवर्ड्स, तब लोगों को लगा कि बाजार ने जो अर्निंग्स होते हैं उसको पहले से पढ़ लिया था। बाजार, हमारा मानना है कि हमेशा सबसे होशियार होता है, बाजार को सब पता होता है। और इसी वजह से आई थिंक जिन इन्वेस्टर्स ने आई थिंक बस पकड़ी नहीं थी टाइम पे, वो अब लोग बस को मिस नहीं करना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स काफी मैच्योर हो चुके हैं इन लास्ट 10-15 ईयर्स, और हर इन्वेस्टर अब ये लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ऑफ इक्विटी में विश्वास रख रहा है, और उनको लग रहा है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर मिले जब शेयर सही दाम पे मिल रहे हैं तो उन्हें मिस नहीं करना चाहिए। तो अभी तक जो माहौल बन रहा है उसमें पैनिक बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और हर इन्वेस्टर्स हमको यही बोल रहा है कि किस भाव पे लगाना चाहिए। मार्केट की अपॉर्चुनिटी को यूज करके जिन स्टॉक्स में प्राइस ज्यादा गिरे हैं, जो हमको लगता है कि शॉर्ट टर्म रिएक्शन है, बाजार के सेंटिमेंट का रिएक्शन है, वहां पे हमने थोड़ा वेट्स बढ़ाए हैं। सो आई वुड पेंट सेक्टर में और आईटी सेक्टर में हमने थोड़े वेट्स बढ़ाए हैं, और अच्छे सेक्टर जो हमको लग रहे हैं नेक्स्ट 6-8 महीने के हिसाब से, उसमें अदर देन आईटी सेक्टर हमको बैंकिंग और ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा है। तो वहां पे हम काफी बुलिश हैं और हमने थोड़े वेट्स बढ़ाए हैं वहां पे। चलिए, तो ये है बाजार के दिग्गज की राय। लेकिन रवि सिंह से हम एक बार फिर से जुड़ेंगे। रवि, यहाँ पर जुबलियन फूड के हवाले से जो खबर आ रही है उस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे। जो जेफरीज की रिपोर्ट आई है, रेटिंग अपग्रेड करके खरीदारी की राय यहाँ पर दी है, और लक्ष्य लगभग 580 का दिया हुआ है, और लगभग ऊंचाई से 50% करेक्शन के बाद जो है वो शेयर अभी अच्छे स्तर पे दिखाई दे रहा है। और साथ ही क्योंकि अब इकॉनमी खुलती हुई दिखाई दे रही है, डिलीवरी को लेकर जो चिंताएं थी मेरे ख्याल से वो छटनी हुई दिखाई दे रही है। आपको ओवरऑल ये रिपोर्ट क्या लग रही है, जुबलियन फूड्स पर कैसी लग रही है? बिल्कुल कविता जी, देखिए 15.5 के पीई पे ये स्टॉक है, 6,818 करोड़ का करीब वैल्यूएशन है, और स्टॉक काफी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लगभग 50% का करेक्शन दिखा चुका था, और फंडामेंटल उतना सपोर्ट नहीं दे रहे थे। और साथ ही अब क्योंकि जिस हिसाब से इसमें बॉटम आउट यहाँ से मार्केट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से अपवर्ड मोमेंटम मिला है, और इस तरीके की रिपोर्ट जो पॉजिटिव इंडिकेट करती है उससे एक क्लियर कट इंडिकेशन और इन्वेस्टर को भी यहाँ पर एक सपोर्ट मिलता है कि हाँ, वो इस
इन्वेस्टमेंट में अच्छे पैसे कमा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 580 और 630 के लेवल आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। अगर कविता जी यहाँ पर 516 के करंट भाव से अगर बाय की पोजीशन बनाते हैं और आप थोड़ा लॉन्ग टर्म 490 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं तो 1:3 के रेशियो के करीब प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि आगे सेंटिमेंट यहाँ पर थोड़े और पॉजिटिव रहेंगे। फंडामेंटल सपोर्ट मिल ही रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यहाँ पर काफी हद तक इंडिकेट कर रहे हैं, तो एक बार पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगले हफ्ते के लिहाज से क्या-क्या ट्रिगर्स हैं, खासतौर से कंपनियों के नतीजों को लेकर उसकी जानकारी लेते हैं और इसके अलावा बाजार की चाल के लिहाज से भी क्या-क्या अहम ट्रिगर्स हैं। हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं जो तमाम डिटेल्स दे रही हैं। आशीषा बताएं। नेक्स्ट वीक के क्यूज और अर्निंग्स की बात करें तो निफ्टी पैक से सन फार्मा अपने नतीजे डिक्लेयर करेगा मंडे को और इस क्वार्टर सीक्वेंशियली सॉफ्ट क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। रेवेन्यू की बात करें तो अराउंड 8% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा मार्जिन्स अराउंड 100 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड हो गए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। इनफैक्ट एबिटा मार्जिन्स इस क्वार्टर में हायर फ्रेट कॉस्ट के कारण इम्पैक्टेड होंगे। टैरो के भी रेवेन्यू एस्टिमेट से कम आए थे और उसी के चलते सन फार्मा पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बाकी अर्निंग्स की बात करें तो IRCTC, LIC, जुबिलेंट फूडवर्क्स के नतीजे आएंगे अगले हफ्ते में। फार्मा पैक से नैटको फार्मा और औरोबिंदो फार्मा के भी नतीजे एक्सपेक्टेड है मंडे को 30 मई को। और लास्ट में न्यू एंट्रेंट वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस के भी नंबर्स नेक्स्ट वीक रिलीज होंगे। इसके अलावा डोमेस्टिक क्यूज़ की बात करें तो ऑटो सेल्स डेटा मई महीने का 1 जून को ये डेटा रिलीज होगा और इसी के कारण डोमेस्टिक ऑटो कंपनीज पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्लोबल क्यूज़ की बात करें तो 1 जून को S&P ग्लोबल US मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा रिलीज होगा। 2 जून को US का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा रिलीज होगा और उसी के चलते US और ग्लोबल मार्केट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग PMI चाइना का 31 मई को डिक्लेयर होगा। मैन्युफैक्चरिंग PMI डेट ऑफ UK 1 जून को डिक्लेयर होगा और उसके अलावा कई ग्लोबल क्यूज़ है यूरोप से जिसका भी इम्पैक्ट हम ग्लोबल मार्केट्स पर देख सकते हैं। S&P ग्लोबल PMI यूरोजोन का डेटा एक्सपेक्टेड है 1 जून को। यूरोजोन रिटेल सेल्स और मार्केट सर्विस का PMI डेटा भी एक्सपेक्टेड है 3 जून को और उसी के चलते ग्लोबल मार्केट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा याद रखें 30 मई यानी मंडे को US मार्केट्स बंद रहेंगे और उसी दिन इंडिया में कई कंपनीज के अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट वीक लास्ट वीक होगा अर्निंग सीजन के लिए और इसी के चलते सन फार्मा का भी रिजल्ट है मंडे को। बाकी इवेंट्स की बात करें तो 2 जून को EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट रिलीज होगा। 2 जून को वर्चुअल OPEC मीटिंग शेड्यूल्ड है और उसी के चलते ग्लोबल मार्केट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक बड़ी फेड मीटिंग शेड्यूल्ड है। 1 जून को फेडरल रिजर्व अपनी बैलेंस शीट श्रिंकिंग का शेड्यूल चालू करेगा और उसी के चलते भी ग्लोबल मार्केट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आशीषा अगले हफ्ते के तमाम ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। तो रवि, काफ़ी एक्शन पैक्ड कहेंगे आप अगला हफ्ता। सबसे पहले नतीजों की बात करती हूँ मैं, किस पर है आपका फोकस? बिल्कुल, देखिए सन फार्मा पे ही ज्यादा फोकस है क्योंकि सन फार्मा के रिजल्ट में एबिटा ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सकती है, पैट की ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सकती है और सबसे बड़ी बात है कि ये स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग रहा है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे आपको 30% के रिटर्न कंटिन्यू मिले हैं। तो मार्केट में कुछ भी सिचुएशन हो लेकिन इस तरीके के स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने में फायदा होता है। तो मुझे लगता है कि अभी इस साल भी 18% की ग्रोथ ये स्टॉक आपको यहाँ पे दे सकता है। तो कल जो रिजल्ट इसके अगले हफ्ते आएंगे उसमें आप इसमें बाइंग मोमेंटम यहाँ पर ले सकते हैं। इन केस अगर थोड़ा सा करेक्शन होता है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन दिखता है तो भी आपको डिप पे बाय करने का काफी अच्छा मौका मिलेगा और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के हिसाब से 18 से 20% के रिटर्न आपको मिल सकते हैं। तो अर्निंग सीजन के हिसाब से लास्ट स्टॉक में अगर देखते हैं तो मुझे लगता है काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पर बन सकता है। अच्छा, नाटको फार्मा और साथ ही IRCTC? देखिए IRCTC में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिल चुका है। नाटको फार्मा में परफॉर्मेंस लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट या इन्वेस्टर को उतने पॉजिटिव नहीं मिले। तो अगर इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं तो मुझे सन फार्मा ज्यादा अच्छा लगता है। रही बात IRCTC की, जरूर रिजल्ट का एक इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा बहुत करेक्शन और यहाँ पर बन सकता है इस स्टॉक में। तो इमीडिएट बेसिस पे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अवॉइड रखना चाहिए। आज जरूर आपको 2% की रैली देखने को मिली है लेकिन कंटिन्यूअस ये स्टॉक यहाँ पर फॉल में रहा है।
तो थोड़ा सा इसको अपने से, अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं या फिर आप रिटर्न नया परचेस करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर हमारे पास दरअसल अनुमान भी है सन फार्मा का, जो नतीजे आने वाले हैं और नतीजे कैसे रह सकते हैं, सेगमेंट वाइज हमारे सहयोगी पंकज पोद्दार बता रहे हैं। सन फार्मा अपने आंकड़े डिक्लेयर करेगा मंडे को, और सन फार्मा में अगर हम देखें तो एबिटा अराउंड 2000 करोड़ से ज़्यादा 2400 करोड़ एक्चुअली एक्सपेक्टेड है, और पैट नंबर क्लोज टू अबाउट 1700-1800 करोड़ और एक्सपेक्टेड है। अगर हम ओवरऑल देखें, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट से YOY गिरेगा, और यूएस बिजनेस फ्लैटिश टू थोड़ा सा ग्रोथ हो सकता है ऑन अ QOQ बेसिस। स्पेशलिटी में क्या ग्रोथ हुआ है, ये एक की थिंग है जो मार्केट देखेगा। उसके अलावा मार्केट ये भी देखेगा कि क्या हुआ है ओवरऑल यूएस बिजनेस में। टैरो के नंबर्स ऑलरेडी आउट है, और इंडिया ब्रांडेड बिजनेस में स्लाइटली सॉफ्ट क्वार्टर रहता है ये, तो उसको एक ओवरऑल सॉफ्ट नतीजे से ही देखा जाएगा। रॉ मटेरियल प्राइसेस ये क्वार्टर में बढ़े हैं, तो उसका क्या ओवरऑल इंपैक्ट होता है, प्लस उनका 2.5% पोर्टफोलियो रशिया और यूक्रेन में भी है, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर कमेंट जो मैनेजमेंट देगा वो क्वाइट इंपॉर्टेंट होगा। मैनेजमेंट यूएस बिजनेस के लिए हमेशा गाइडेंस देता है, इंडिया ब्रांडेड बिजनेस के लिए देता है, तो अगर वो देंगे पोस्ट कॉल या पोस्ट नंबर्स इन द कॉन्फ्रेंस कॉल, वो समथिंग दैट विल बी समथिंग जो मार्केट्स बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा होगा। सन फार्मा वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा कंपनीज है, और देखते हैं वो क्या डिक्लेयर करती है। स्पेशलिटी पोर्टफोलियो फोकस में रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे नतीजे रहेंगे फोकस में सन फार्मा के, लेकिन हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अगले हफ्ते की तैयारी में आगे भी चर्चा बाकी है। स्पेसिफिक स्टॉक्स पर हम लेंगे रवि की राय इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी, और मेरे साथ रवि सिंह हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। लेकिन खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जहां पर पेंट इंडस्ट्री में ग्रासिम के कैपेक्स बढ़ाने के ऐलान के बाद खलबली मच गई है, और इस पर पूरा अपडेट खबर को लिहाज से हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा दे रहे हैं। जी हाँ, इस हफ्ते हमने देखा कि पेंट इंडस्ट्री में, इंडियन पेंट इंडस्ट्री में काफ़ी खलबली मच गई जब ग्रासिम ने अपने पेंट कारोबार में उतरने के जो कैपेक्स प्लान है इसको दोगुना करके 5000 करोड़ से दोगुना करके 10,000 करोड़ करने का ऐलान किया। इस समय अगर हम मार्केट शेयर देखें तो इंडियन पेंट सेक्टर में एशियन पेंट्स का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, बर्जर पेंट्स बड़े हैं, और उसके बाद कंसाई, एक्सो और इंडिगो और दूसरे स्टॉक्स हैं। लेकिन एशियन पेंट्स और बर्जर के स्टॉक्स पर ग्रासिम के इस कमेंट्री का बड़ा असर देखने को मिला। ये देखिए 8-9% एशियन पेंट्स गिरा था उस दिन, और बर्जर पेंट्स के स्टॉक में भी आई थी काफ़ी कमी। लोगों को ऐसा लगा कि जब ग्रासिम इतनी ज़ोर से कैपेक्स करेगा, इतना अग्रेसिव प्लेयर होगा, तो बर्जर और एशियन पेंट के मार्केट शेयर पे आएगा असर। तो ये जो 42% और 12% जो मार्केट शेयर लेके बैठे हैं ये चले जाएंगे, इसमें से ग्रासिम थोड़ा छीन लेगा मार्केट शेयर, और प्रॉफिट्स पे भी असर आएगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। जब हमने बड़े लोगों से बात की, दिग्गजों से बात की, तो काफ़ी विपरीत कमेंट्री आई। हमने बर्जर और JSW पेंट्स, दोनों कंपनीज जो काफ़ी अग्रेसिव काम कर रही हैं, JSW स्टील ग्रुप की कंपनी है और ज़बरदस्त काम कर रही है पेंट में अग्रेसिवली, और बर्जर पेंट्स ऑलरेडी एक कंपनी है। हमने उनसे पूछा कि किस तरह का इम्पैक्ट आएगा आपके कारोबार पे, आपके प्रॉफिट्स पे। तो पेंट इंडस्ट्री के ऊपर आइए जानते हैं दोनों टॉप मैनेजमेंट ने क्या कहा। जो नॉर्मल पेंट चैनल है उसी पे पेनेट्रेट करने पड़ेगा, और उसमें कई सारे लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं इनकम्बेंट्स, उनका भी अपना स्ट्रेंथ है, वो भी कई सालों से ये ब्रांड को बनाया है, डिस्ट्रीब्यूशन को नर्चर किया है। तो ये इतना आसान काम भी नहीं है, इतना मैं तो बोलूंगा कि इट विल बी अ कंपटीशन। मार्केट भी ग्रो कर रहा है, उसमें भी कुछ शेयर हर पार्टीज को मिलेगा, और ये नए जो एंट्रेंट है उनको भी मिलेगा। सो उम्मीद ये है कि अभी तक जैसे हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी देखे थे, वो भी आए थे, दे हैवंट सक्सीडेड मच। इनका सक्सेस रेट विल बी बेटर, बट हम जो है कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं। हम भी अपना एफिशिएंट बन रहे हैं, अपने तरफ से जितना हो सके हमको एफिशिएंट बनना वो बहुत जरूरी है। और हमारे भी जो इनोवेशन
करते रहते हैं, जैसे नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, नए सर्विसेज लाते हैं, वो हम जारी रखेंगे अपने तरफ से। मैं कंपैरेटिव लैंडस्केप पे आपसे जानना चाहूंगा, आप भी अपना बिजनेस धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, कितना ज्यादा टफ है ये मार्केट अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए? पेंट मार्केट जो है बना है एंड ये मार्केट जो है लास्ट 2-3 डिकेड से दशक से और आगे भी उम्मीद है कि ये अच्छा सा ग्रोथ रहेगा। और मैंने हमारी एस्टिमेशन से ये डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू करेगा एंड क्योंकि ये काफी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है एंड इसमें काफी समय से कोई बड़ा ग्रुप या कोई नया ग्रुप नहीं आया है। तो हमने 3 साल पहले इसमें कदम रखा और अब देख रहे हैं कि और भी लोग पेंट एज एन इंडस्ट्री, क्योंकि ये बढ़ रही है, ऑर्गेनाइज्ड है एंड इसमें ग्रोथ है, तो मेरे ख्याल से और लोग इसमें आ रहे हैं और आना चाहते हैं। तो इस खबर को हमारे एक्सपर्ट कैसे देखते हैं? इस सेक्टर में, पेंट सेक्टर में इस तरह की खलबली को आप कैसे देखते हैं, समझते हैं और समझाएंगे निवेशकों को? रवि। देखिए कविता जी, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर कंपटीशन बढ़ता है तो इन्वेस्टर का फायदा होता है। और चूंकि एशियन पेंट या फिर आप बर्जर पेंट को अगर देखें तो काफी हद तक इन कंपनीज को जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसका एक इम्पैक्ट जरूर यहाँ पर रहा है और उसकी वजह से कंपनियों ने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट नहीं हो पाई है। लेकिन अगर एक नया प्लेयर यहाँ पर आता है तो काफी हद तक एक कंपटीशन डेवलप हो सकता है, कंपनियों को भी परफॉर्मेंस अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। लेकिन अगर स्ट्रक्चरली यहाँ पर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल ग्रोथ कम से कम 12 से 14% की ग्रोथ ईयरली कंपैरेटिवली देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो एशियन पेंट या फिर बर्जर पेंट के कंपटीशन में अगर एक बड़ा मार्केट कैप आता है तो उसमें इन्वेस्टर को यहाँ पर फायदा जरूर देखने को मिलेगा। राइट, एक अहम खबर की ओर हम रुक करेंगे। पिछले महीने के मुकाबले मई के जीएसटी रेवेन्यू में गिरावट आ सकती है, लेकिन ये खबर पूरी क्या है, हमारी सहयोगी मेघना मित्तल समझा रही हैं। जी, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इस महीने का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1.4 लाख करोड़ के अराउंड रहेगा। अप्रैल मंथ का, पिछले महीने का अगर हम जीएसटी कलेक्शन देखें तो रुपीस 1.67 लाख करोड़ था। अगर उसकी तुलना करें तो इस मंथ का जीएसटी कलेक्शन थोड़ा कम है, लेकिन ये याद रखिए कि जो अप्रैल का महीना होता है इसमें क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग्स भी होते हैं, जिसकी वजह से हमेशा मई मंथ का अप्रैल के कंपैरिजन में थोड़ा रेवेन्यू कम रहता है। लेकिन ये 1.4 लाख करोड़ अगर हम पिछले मई की तुलना में देखें तो पिछले मई लास्ट ईयर में 1.02 लाख करोड़ का कलेक्शन था। उसके कंपैरिजन में जो इस साल का जो रेवेन्यू ट्रेंड हम देख रहे हैं वो काफ़ी हेल्दी है। पिछले साल का जो मंथली एवरेज जीएसटी कलेक्शन था 1.23 लाख करोड़ था और इस महीने का जो सोर्सेस बता रहे हैं कि 1.4 to 1.5 लाख करोड़ के लगभग एवरेज रहने की उम्मीद है। ये भी याद रखिए कि जो इस साल काफ़ी एक्सेस एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करने पड़ रहे हैं इन्फ्लेशन को बैटल करने के लिए, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी कट हो गया, चाहे वो एडिबल ऑयल ड्यूटी कट्स हो गए या फिर इंक्रीज्ड जो फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गई, फूड सब्सिडी हो गई, उसको देखते हुए जो ये एडिशनल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट के पास जीएसटी का, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट एक्सचेकर को। उसकी वजह से जो रिस्क है फिस्कल डेफिसिट एक्सीड करने का वो भी थोड़ा हद तक कम हो जाएगा, यही सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो ये जो जीएसटी कलेक्शन है 1.4 लाख करोड़ का गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि यही ट्रेंड बना रहेगा अगले मंथ्स में भी। तो बड़ी जानकारी आ रही है कि 1.4 लाख करोड़ इस मंथ का जीएसटी कलेक्शन रहेगा। तो रवि, जिस तरह से हम देख रहे थे कि सरकार ने तमाम रियायतें दी हैं, अब इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जीएसटी कलेक्शन पर इम्पैक्ट तो होना ही था। समझाएं हमें कि बाजार इसको कैसे देखेगा। देखिए कविता जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस समय इन्फ्लेशन का डर काफी सता रहा है और इसकी वजह से एक इन्फ्लेशन चूंकि अंडर कंट्रोल नहीं आ पा रहा है और इस समय जीएसटी का कलेक्शन लेकिन अच्छा है। अगर 1.4 लाख करोड़ का अगर एक एवरेज देखते हैं तो अगर 1.35 लाख करोड़ से ऊपर है तो उसको एवरेज अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर अभी
साल दर साल के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। हाँ, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मार्केट में नेगेटिव था, लेकिन शायद मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर दिया है। तो आगे का मंथ का जो रेवेन्यू होगा उसको काफी इंपॉर्टेंट होगा, और मई में वैसे भी काफी हद तक डिप देखने को मिलता है कंपनियों के रेवेन्यूज के हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इसको कहीं ना कहीं से अंडर एस्टिमेट एक तरीके से वैल्यू कर चुका है। तो अभी अगला जो नंबर आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा, और शायद इसी वजह से वो ग्रोथ अभी नहीं देखने को मिल रही है जो एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ यहाँ पर होनी चाहिए थी। खत्म हो गया है, लेकिन जाते जाते आपकी कॉल या आपका पिक बताइएगा रवि। ये 2 पिक्स हैं, क्योंकि आपने बैंकिंग सेक्टर की बात की है, तो बैंकिंग सेक्टर से आईसीआईसीआई बैंक को आप अगले हफ्ते फोकस में रख सकते हैं। अच्छा टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। ओवरऑल हफ्ते का टारगेट देखें तो 4 से 5% तक का रैली आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर दिखा सकता है, तो आप मंडे की ओपनिंग में इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा है ईवी सेक्टर से मैंने लिया है, अच्छा खासा करेक्शन के बाद अब वापस एक तेजी के फॉर्म में है, वो है एक्साइड इंडस्ट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैटरी के ऊपर यहाँ पर फोकस करना चाहिए, और इसमें भी हफ्ते के हिसाब से 4 से 5% के आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। अग्रेसिव रिटर्न है तो आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। चलिए रवि, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और शो पर तमाम पहलुओं पर अपनी राय भी दी है, और इसी के साथ अगले हफ्ते की तैयारी में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।